देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हुकूमत अपने आखिरी 24 घंटों में दाखिल हो चुकी है, जिससे कि शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐलान किया कि कल असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद निगरान सेटअप होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए निगरान सेटअप में कौन होगा और निगरान सेटअप किन अफराद के ऊपर मुहित होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूछा जा रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि ये जो केयर टेकर सेटअप होगा, माजी के केयर टेकर के सेटअप से मुख्तलिफ होगा। इसके पास इख्तियारात होंगे और इसकी मुद्दत भी तवील होगी। तकरीबन कहा तो ये जा रहा है कि 6 से 8 माह या 1 साल तक ये निगरान सेटअप रह सकता है और ये मुल्क के हवाले से आम फैसले करेगा। ये फैसले IMF के हवाले से जो मामलात हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इनमें अब तक जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें हफीज शेख साहब, एक सीनियर रिटायर्ड जज और गालिबन नून लीग के हलकों से इसाक डार साहब का नाम भी अब तक लिया जा रहा है। ये जो मामलात हैं, ये जो नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इनमें कौन सा नाम बेहतर हो सकता है मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें एनालिस्ट अली मोहम्मद उस्मानी साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क को अहम जरूरत किस बात की है और कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त मौजू होगी इस हवाले से। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, ये जो नाम आ रहे हैं, हफीज शेख साहब का आ रहा है, इसाक डार साहब का आ रहा है, एक सीनियर जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी नाम आ रहा है, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इनफैक्ट उनका भी नाम आ रहा है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ऐसे माहौल में IMF के हवाले से हमारा एक मुआहिदा भी है, कौन सा ऐसा शख्स होगा जो आ जाएगा? देखिए मुनीर साहब, ये जो मैं बड़ा इस वक्त खुश भी हूँ और थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे देख भी रहा हूँ। ये जो सारे नाम आपने लिए हैं ना, ये सारे नाम जो है वो उनका एक किरदार रहा है मीशत पाकिस्तान के अंदर। चाहे गिलानी साहब की बात करें, वो एम्बेसडर रह चुके हैं और बहुत अच्छी नफीस इंसान है और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो एक खदमात है मुल्क के लिए, एज एन एम्बेसडर भी रह चुके हैं और बहुत सी चीजें उनकी ऐसी हैं जिनको मतलब पाकिस्तान के हक में उन्होंने बहुत सी चीजें रोल प्ले किया है। अभी आप आ जाए यहाँ पर थोड़े से फाइनेंस लेवल पे आ जाए पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आपके पास इसाक डार साहब का नाम है और फिर अब्दुल हफीज शेख साहब का नाम है। डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए जो इस वक्त से हमारा जो IMF के साथ प्रोग्राम से भी चलते रहे, उनमें इन लोगों ने IMF के साथ कोलैबोरेशन करते हुए पाकिस्तान के मफाद में काफी बातें करते हुए या ऑन एंड ऑफ हमारे इस तक जो प्लान थे उनको रिवाइव करने में भी बड़ा एक रोल प्ले किया है। गच्चे ये बात एक दो राय तो है कि इसके अंदर के IMF के प्रोग्राम से हमारा जो कोई बहुत एक्साइटेड न्यूज नहीं होनी चाहिए, बट जिस तरीके से हम इस प्रोग्राम के अंदर प्लंज्ड हुए हुए हैं काफी अर्से से, तो IMF भी डेफिनेटली उनकी रिकवरी के लिए ऐसे लोगों से डिस्कस करता है कि उनके ऊपर उनका एतमाद हो। तो अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट फोकस तो यही है कि हमें IMF के प्रोग्राम से निकलना है, मगर उनको निकालने के लिए भी हमें जो इस टाइप का सेटअप होता है वो बंदे हो जो उनके साथ मिलकर के मुल्क की माशी सूरत हाल को देखें। लेकिन अली, मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये अब थोड़ा पॉलिटिकल नेचर का सवाल हो जाएगा। हफीज शेख साहब आसिफ अली जरदारी के साथ रहे, हमने देखा कि पहले वो एक एज अ मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन के तौर पे सामने आए, फिर आगे चल के वो वजारत खजाना से भी मंसूब रहे, फिर तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई उसमें भी एक बड़ा कलीदी किरदार उनका रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको तनकीद का निशाना ही बनाया जाता रहा कि उनके ताल्लुकात IMF से ज्यादा हैं, उनके मामलात IMF के मफाद में ज्यादा है और मुल्क की मफाद में कम है। अब अगर इस बहस को देखा जाए तो ये वो बहस है जो मैं और आप नहीं कर रहे थे, ये नून लीग की जानिब से की जा रही थी, कभी तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही थी और कभी पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही थी। तो आपको लगता है कि सारे लोग इस एक नाम के ऊपर यकजा हो जाएंगे? देखिए, अगर अब्दुल हफीज शेख साहब की बात की जाए तो उन्होंने यकीनन PPP के दौर के अंदर भी अपनी खदमात अंजाम दी हैं और अब प्रेजेंट सेटअप के अंदर वो हमारे जो इमरान खान साहब के दौर में जब हमारा IMF रिवाइवल हुआ था प्लान का, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, उसके बाद को उड़ा किया था जी। तो मास्टर तो कंसेंसस था अगर अब्दुल हफीज शेख साहब को लेके, तो उस कंसेंसस के अंदर हमेशा एक मेजॉरिटी जो है वो उनको सपोर्टिंग हैंड ही रही है अब्दुल हफीज शेख साहब के लिए, राइट। तो जैसे मईशत है उसके अंदर कभी आपका ऑन एंड ऑफ होता रहता है, मगर पैरेलल देखें तो अब्दुल हफीज शेख साहब का एक बहुत आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी उनका एक रोल रहा है अब्दुल हफीज शेख साहब का। तो
इस बात के ऊपर हम देखें कि जिस प्रोग्राम के ऊपर पीटीआई वाले ये कहते चले आए हैं कि हमारे तो IMF के साथ मामला बेहतर हो गए थे, कोविड के बाद चीजें हुई थी, तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी वो शख्स अब्दुल हफीज शेख साहब थे, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हमारे लिए बहुत संजीदगा अमल नहीं है कि IMF के प्रोग्राम के साथ में जाएं या उस तरीके से जाएं, मगर अल्टीमेटली उसको एड करना है भी। अली, आपकी आवाज में पीछे शोर आ रहा है, काइंडली अगर वो उसको कंट्रोल कर सके थोड़ा। एक मैं जरा एक साइड पे आ रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर अब्दुल हफीज शेख साहब की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने एक रोल भी प्ले किया है इमरान खान साहब के दौर के अंदर, और ये IMF के प्रोग्राम को रिवाइवल पे भी दिया है। लेकिन अली, फिर वो सवाल तो उठेगा ना कि अगर हफीज शेख साहब को ही आना था, और ये बात ठीक है, हफीज शेख साहब शायद बहुत से हलकों को एक्सेप्टेबल भी होंगे और एक अच्छी चॉइस भी होंगे, लेकिन फिर ये कहा जाएगा कि ये IMF गवर्नड गवर्नमेंट है, ये IMF डिक्टेटेड गवर्नमेंट है, ये इल्जामात भी तो लगाए जाएंगे। और फिर अगर ऐसे में 6-8 माह के लिए हुकूमत रहती है और यकीन तौर पे सख्त फैसले भी होने हैं, तो फिर अवाम का एक प्रेशर भी तो आएगा उनके ऊपर। लेकिन IMF डिक्टेटेड गवर्नमेंट या हमारी मतलब ये तो सो कॉल्ड इल्जामात ही होते हैं कि IMF डिक्टेटेड हो गए, ये व्हाटएवर जो कुछ इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमें इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि डिक्टेटेड गवर्नमेंट जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर थे उनके साथ भी ये लगाया जाता था, ठीक है। तो मगर अगर उनको हटाते हैं, ये चीजें करते हैं, देखिए डिक्टेशन एक अलग चीज होती है कि आपने मगर हमारी इदारे ऑटोनोमस इदारे हैं, हमारी वजारतें जो है ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट इदारे हैं ये, ठीक है। तो उनके ऊपर यकीनन कोई ऐसा शख्स आए जिसके उनके साथ एक लिंकअप रहा है, तो और वो भी एक अपनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं। यकीनन मुशर्रफ साहब के दौर में भी थे, PPP के दौर में भी थे, आज करंट सेटअप के अंदर भी अब्दुल हफीज शेख साहब का नाम लिया जा रहा है। तो यकीनन एक मासिस के ऊपर एक कंसेंसस है और उन्होंने अपने वक्तों में डिलीवर भी किया है। अली, अगर इसका मैं मुस्बत पहलू पूछूं तो आपको, आपके ख्याल से जो मुस्बत पहलू, सबसे ज्यादा मुस्बत पहलू क्या होगा? कि एक तजुर्बाकार शख्स है, मामलात को जानते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को जानते हैं, IMF को डील करना जानते हैं, एक मुस्बत पहलू होगा हफीज शेख साहब का? देखिए, अब्दुल हफीज शेख साहब हो चाहे इनमें से जितने भी नाम आपने लिए हैं, ये तमाम नाम मतलब मैं बड़ा एक, देखिए अभी हम ओवरनाइट तो पाकिस्तान की किस्मत का हाल नहीं बदल सकते, इंटरनेशनल प्रेशर भी आपको दिख रहा है ऐसे ही चल रहे थे, और ये नहीं कह सकते कल से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मगर कॉम्पिटेंसीज वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा फैसले है कि इन चारों नामों के ऊपर बात की जा रही है, और ये सारे नाम जो है वो एक अपने एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और मुल्क को जो है वो इख्तिलाफ से बढ़ के इन चीजों के ऊपर देखना है कि सबसे बड़ा थ्रेट तो हमारे पास IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो इदारे हैं जिनसे पाकिस्तान के साथ मालियाती एक एसोसिएशन हुई नहीं है, तो उनको टैकल करने वाला अगर बंदा आ जाता है राइट नाउ इस चीज के ऊपर, और वो एक नेक्स्ट इलेक्शन तक उसका टेन्योर 3 मंथ या 6 मंथ का होगा बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा तो वो नहीं कर सकता ना चीजें। अगर आप कहेंगे नहीं अब्दुल हफीज शेख साहब को जिस करके चलेगा तो नेक्स्ट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगी, वो तो इमरान खान साहब के दौर में मुआहदे को रिजॉल्व करके चले गए थे, अचानक कोविड आ गया तो चीजें सर्टेनली चेंज हो गई। तो हमें इन चीजों से कतई नजर अभी देखना है कि ये सारे नाम जो है बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। और अली, इसहाक डार साहब के नाम पे भी जरा इस गौर किया जा रहा है, बल्कि इसहाक डार साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि नॉन लीग का एक बड़ा हल्का है जो कि चाहता है कि इसहाक डार साहब इस मामले को कंटिन्यू करें, क्योंकि मईशत के हवाले से जो कड़े फैसले किए हैं, अगर उनके फिर कुछ बेनिफिट्स हैं तो फिर वो इसहाक डार साहब को ही मिले। अगर इसहाक डार साहब की अगर हम कहें कि वो एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक बेहतर इकदाम होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, इसहाक डार साहब जो है ना वो फ्रंट फुट के प्लेयर है, राइट, और वो जो है इन चीजों के ऊपर एग्रेसिवली, जैसे आपने अब्दुल हफीज शेख साहब की स्ट्रेटजी देखी थी, वो थोड़ा सा एक चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। इसहाक डार जो है बड़ा एग्रेसिव टाइप के और बहुत ही डिसीजंस लेने वाले बनते हैं, और शायद बहुत सी जगहों पे वो ओन भी करते हैं, ठीक है। तो इसहाक डार के लिए जो है ठीक है, अगर ये भी इस पोजीशन पे आते हैं तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि वो भी एक अच्छी कैंडिडेट होते हैं, मगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसहाक डार जैसा भी वज़ारत खजाना को देख रहे थे, और ठीक है ऑन एंड ऑफ हम उनकी ये तो नहीं कह सकते उनके एक अलायंस है नॉन लीग के साथ, ये एक बड़ा मैटर करेगा। देखिए, अलायंस की बात नहीं इस वक्त, चूंकि अभी इलेक्शन हो किसके साथ है, PDM तो वो तो एक ही यकमुश्ती है ना सर। अगर आप देखें कि बट केयर टेकर का जो एक रूल है कि एक इंडिपेंडेंट हो, एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी हो, तो फिर मेरे ख्याल से उस पैरामीटर को देखते हुए तो इसहाक डार साहब उसमें फॉल नहीं करते ना। देखिए, फॉल वही यही कह रहा हूँ ना कि इसहाक डार थोड़ा फ्रंट फुट के प्लेयर है, और उसके अंदर उनका बेहतर यह है कि वो अगर मौशी पॉलिसीज के ऊपर अपना आपको नहीं प्रिपेयर करें और उसके ऊपर आगे जाकर देखें, तो होपफुली अगर इनकी PMLN की गवर्नमेंट आती है तो वो एक स्टांस उधर भी मिलेगा, और इन्होंने एक IMF के साथ काफी चीजों को सेटल भी किया है। जहां तक बात अब्दुल हफीज शेख साहब की है, अब्दुल हफीज शेख साहब जो है वो इस वक्त थोड़े काम डाउन और उस तरीके से लेके चलते हैं, तो
वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हैं, या हमारे जो जिलानी साहब हैं जी। वो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हैं। इसहाक डार की अपने एक रोल है। इसहाक डार जो है वो आके उन्होंने क्या कहा था अभी कि अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता तो हमारे पास प्लान बी भी मौजूद था। ठीक है, मतलब खाते पाकिस्तान में पहली बार किसी वज़ारत खजाना ने ये बोला है कि IMF से प्लान नहीं होता, हो या ना हो एक अलग मैटर है, मगर उन्होंने बोला हमारे पास प्लान बी भी मौजूद था। दैट्स एन इक्वेशन और बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अगर सेल्फ सफिशिएंट। अली मुझे जरा समझा दें कि मूविंग फॉरवर्ड अब जो इंटरिम गवर्नमेंट के टेन्योर के हवाले से ही बात की जा रही है। आमतौर पे तो माजी में 3 महीने का ही टेन्योर रहा, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है बड़ी मुख्तलिफ है। मुश्किल फैसले लेने हैं, बड़े फैसले लेने हैं और आम फैसले लेने हैं। ये जो 6-8 महीने तक की जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, आपको लगता है कि हफीज शेख साहब इज गुड इनफ एज अ प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे शायद हम जानते हैं कुछ उनके हवाले से तहफुजात भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और एक इतना इंपावर्ड प्राइम मिनिस्टर जो शायद अवाम में भी उनके हवाले से कोई सवाल नहीं होना, उनके मामलात को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई ऑपोजिशन भी नहीं होगी, उनकी एक काइंड ऑफ बादशाह किस्म की हुकूमत होगी। आपको लगता है कि ऐसे में हफीज शेख साहब इज द राइट पर्सन या इसहाक डार साहब इज द राइट पर्सन? देखिए नाम तो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करना है, मैं तो अपने को ओपिनियन दे रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया इसहाक डार साहब एक अपना उनका एक स्टांस है, आपका तो हफीज शेख साहब का अपने थोड़ा सा मॉडरेट और डिफेंसिव स्टांस है। मगर यहाँ पे जैसे जिलानी साहब एम्बेसडर रह चुके हैं जी, तो वो अगर वो भी आते हैं तो वो एक फिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये रही चीज ये कि हमारा खजाने का मुमूर चलाते तो वजारत भी चला सकते हैं, वो तो फिर जब उनके वक्त मिलेगा तो हमें बताएंगे। मगर इस वक्त एम्बेसडर लेवल के ऊपर, ताल्लुकात के लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो जिलानी साहब भी पोटेंशियल, वो खारजा पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो अगर तसद्दुक जिलानी साहब शायद बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। आपकी निगोशिएशंस के हवाले से भी तसद्दुक जिलानी साहब का एक बेहतर अंदाज हो सकता है, और कहीं ना कहीं तसद्दुक जिलानी साहब को आप उस अंदाज से न्यूट्रल भी कह सकते हैं जो शायद हफीज शेख साहब के हवाले से नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्टली दैट्स अ वे। मगर वो मैं ये चाह रहा हूँ कि तसद्दुक जिलानी साहब भी एक बहुत मोतबर नाम है, उन्होंने अपनी खदमात दी है, एज एन एम्बेसडर भी दी है, और फिर उनका कम्युनिकेशन असल में अलाइनमेंट है उनकी बहुत ज्यादा, तो वो भी एक अच्छा एक नाम है सामने जो मेरे हिसाब से। और जो इसमें जो जुडिशरी के क्राइसिस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक लॉनेसनेस के हवाले से जो मामलात हैं, उसमें भी अगर तसद्दुक जिलानी साहब को देखें तो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के मैटर्स कंटिन्यू होने हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मतलब एक मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हाँ तसद्दुक साहब को जो अगर हमने उस पर लेना है ऑन बोर्ड तो ये बहुत अच्छा फैसला हो गवर्नमेंट का। तो बाकी सारे नाम भी अपने मोतबर हैं, उनकी क्रेडिबिलिटीज के बाद जो एक कंसेंसस होगा उसके ऊपर बात की जाएगी। मगर तसद्दुक जिलानी साहब को आई थिंक सो कि वो भी एक मतलब एक अच्छे बन सकते हैं निगरान निगरान के सेक्टर। ठीक हो गया अली, आपका मौका आ गया हमारे पास, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त महदूद है। आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और मामलात के ऊपर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का क्या किरदार रहा और तहरीक इंसाफ ने जो पेशावर में कामयाबी हासिल की, उस कामयाबी के पीछे का राज क्या था? क्या तहरीक इंसाफ को सिंपैथी का वोट मिल रहा है, या फिर तहरीक इंसाफ ग्रास रूट की सतह पे आज भी एग्जिस्ट करती है? तहरीक इंसाफ की टीयर 1 टीयर 2 लीडरशिप इस वक्त कहां पे मौजूद है, और अगर वो रूपोश है तो कब तक सामने आ जाएंगे? ऐसे कुछ सवालात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की कामयाबी हुई पेशावर में, यूं तो तहरीक इंसाफ की तमाम तक क़यादत
या तो जेलों में बंद है या तो रूपोश है। और खुद अगर बात करें सरबराह तहरीक इंसाफ की तो वो भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं और उनके हवाले से भी मामला इस वक्त अदालत में जेर इल्तवा हैं। इस वक्त असल में ये जो मामला चल रहे हैं वो क्या है और तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है वो कहां पे मौजूद है और उसकी गैर मौजूदगी में तहरीक इंसाफ ने पेशावर जैसे मैदान में किस तरीके से जीत हासिल की, ये एक बड़ा सवाल है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। असद साहब जरा ये बताइएगा कि पेशावर में ये जो मार्का हुआ इंतखाबी मार्का, खान साहब की गिरफ्तारी के ऐन एक दिन बाद उसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ी जीत हासिल की। आपकी मकामी क़यादत वहां पे जो इतलात है वो मौजूद नहीं थी, टीयर 2 टीयर 3 लीडरशिप भी मौजूद नहीं थी, तो ये जीत कैसे यकीनी बनाई गई? बिल्कुल आपको पता है कि जब 9 अप्रैल को 2022 को खान साहब को गैर आईनी तरीके से वज़ीर आज़म के मनसब से हटाया गया, लेकिन 10 अप्रैल को पूरी कौम ने बता दिया कि हम किधर खड़े हैं। पूरी कौम इमरान खान के साथ निकले, तो उस दिन ये पता चल चुके कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। फिर 9 मई के बाद जो वाकयात हुए सबके सामने है, लेकिन हमारी लीडरशिप वहां पर मौजूद नहीं थे, सब जेलों में। तो 4 नंबर की लीडरशिप भी वहां पे नहीं है। तो पूरी कौम जानता है कि इमरान खान एक निडर, ऑनेस्ट और ईमानदार लीडर है, तो पूरी कौम का उन पर भरोसा है। खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मैं जेल में हूं या नायल हो जाऊं, जो भी मेरे साथ होगा, लेकिन पार्टी जीतेगा। वो साबित हो गया कल परसों पेशावर के इलेक्शन में। तो इंशाल्लाह आने वाले आम इंतखाबात में भी इसी तरह। अच्छा, ये ऐसा सब जरा ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब की मकबूलियत है और वो जेल में, कहीं ये आप खान साहब के जेल में जाने का फायदा आपको नहीं लगता हुआ कि अवाम की सिंपति भी तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ी? अगर शायद वो जेल में ना जाते तो तोशा खाना वाला मामला तो अपनी जगह पे मौजूद था, उसने कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के ऊपर कोई डेंट तो जरूर डाला था। नहीं, जेल की वजह से मकबूलियत नहीं बढ़े, जेल से फैली भी हमारा मकबूलियत थी इस मुल्क में। आप देखो, जब कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों में से जब पहले ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें भी हमने 6 नशिस्तें खान साहब जो खुद खड़े थे वहां पे जीते। तो अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि लोगों की हमदर्दियां और बढ़ती जा रही है खान के साथ। ये जो नाजायज बोगस केस में तोशाखाना, आपको खुद पता है कि किस तरीके से जो सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है खान साहब को नायल करने। लेकिन असद मुझे ये बताएं, ये आपकी सारी बातें दुरुस्त, लेकिन आपकी जो मकामी क़यादत है वो कहां पे है? मुराद सईद साहब इस वक्त कहां पे हैं कुछ नहीं पता। कासिम सूरी साहब, उनके हवाले से कुछ इतलात नहीं है कि वो कहां पे मौजूद हैं। आपकी दीगर जो क़यादत है या तो वो पार्टी छोड़ चुकी है। परवेज खटक साहब की बात करें, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, आपके ही एमएनएस को मिला के उन्होंने एक पार्टी बना ली। तो क्या हो रहा है आपकी वहां पे केपीके की सूरत हाल के हवाले से? 9 मई के वाकयात के बाद हमारी अक्सर जो टॉप लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड है। मुराद सईद का तो मुझे इतना नहीं पता, मैं कासिम खान सूरी के साथ नजदीक रहा हूं, उनको जानता हूं, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात है मेरा। उनके घर पे छापे पड़ रहे, रोज बरोज उनके ऊपर, उनके भाई को उठाया गया, दूसरा भाई घर से भागा हुआ है, सब घर से भागे हुए इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आईन कानून मातल हो चुका है। लाठी की सरकार है, जोर की सरकार है, किसी चीज को नहीं देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में जो है कबायली माशरा है, कासिम खान सूरी के घर पर 10 दफा से ज्यादा छापे मारे गए। बलूचिस्तान पुलिस जो है वो पीडीएम की बी टीम का किरदार अदा कर रहे। तो यहाँ की कबायली रिवायात है। लेकिन असद, आपकी दीगर क़यादत कहाँ है? कासिम खान सूरी साहब चले, आपने कहा कि अंडरग्राउंड है, लेकिन वो कब तक अंडरग्राउंड रह सकते हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। क्योंकि अगर वो खुद अमली तौर पर सियासत में नहीं होंगे तो ये अवाम से तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे उनके साथ राब्ते वो वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह वो जल्द हमारे दरमियान में होगा, जब कोर कमेटी फैसला करेगी कि उसने कब जो है ग्राउंड पे आना है, तो इंशाल्लाह वो हम सब के सामने होगा। और आपकी जो दीगर क़यादत है उसके बारे में क्या आपकी इत्तलात हैं? क्योंकि अभी भी क्या पार्टी से लोग जा रहे हैं, अभी भी ये सिलसिला जारी है? नहीं, वो मेरे ख्याल से ये सिलसिला रुक गया, जो कि जो लौटे थे, जो कई और चाहे थे, जो किसी और के कहने पे पीछे उन लोगों ने ज्वाइन किए थे, वो सब चले गए। अभी जो यहाँ पे रह गए वो नजरियाती वर्कर्स रह गए,
नजरियाती लीडर रह गया, जिस तरह कासिम खान सूरी है, मुराद से, शरियार खान अफरीदी, अली मोहम्मद खान, इस तरह के लोग रह रहे। शरियार खान अफरीदी साहब का आपने तस्करा किया, उनकी भी दोबारा गिरफ्तारी जब हुई है तो क्या रद्द अमल है अवाम की जानिब से? यह भी कहा जा रहा है कि केपीके में खान साहब की गिरफ्तारी जब पिछली दफा हुई थी तो बड़ी तादाद में लोग निकले थे, इस बार जो खान साहब की गिरफ्तारी उसमें लोग नहीं निकले, तो कहीं आपकी मकबूलियत कम तो नहीं हो गई? नहीं, हमारी मकबूलियत का पता पेशेवर की मेत्रा के इलेक्शन से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी मकबूलियत में इजाफा हुआ है या कमी हुआ है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोयटा में भी लोग निकले थे 5 अगस्त को जब खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी दफा हुई है, 9 मई को भी निकले थे, लेकिन हालात इस तरह 5 अगस्त पर जो कोयटा में पुरअमन एहतजाज हम लोगों ने रिकॉर्ड करवाया, उसके ऊपर भी हमारी लीडरशिप के ऊपर पर्चे हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर जो कोयटा रहीम काकड़ है वो अभी भी जेल में, कल उनको बेल में नहीं लेकिन 3 की तहत वापस उसको जेल में भेजा गया। तो हमारी सूबाई सदर, सीनियर नायब सदर, उस सबके ऊपर पर्चे। तो आप कह रहे हैं कि ये 2 दिन पहले जो आपकी क़यादत निकली उसके बाद उनको फिर जेर हिरासत रखा गया? जी, कोयटा डिस्ट्रिक्ट की जो सदर है रहीम खान काकड़, जो उनके 2 बेटों समेत उनको जेल में डाला गया, कल उनको जमानत। और कितनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई, अगर ये मुझे मोहतात अंदाजे बता सकें? ये कम अंदाजा, अभी जो ये 2 दिन पहले की एहतजाज, अभी कोयटा में 25-30 लीडरशिप हमारे गिरफ्तार हुए, 25 से 30 सीनियर लीडर गिरफ्तार हुए। मैं ये कह समझूं लीडरशिप बकाई जो हमारे सीनियर नायब सदर है सादिक आगा, उनके ऊपर पर्चा, आलम खान काकड़ के ऊपर पर्चा। और ये किसके, इन पर्चों में कौन सी दिफात शामिल की गई हैं? इनके ऊपर डकैती का भी डाला गया है, दहशतगर्दी का भी डाला गया है, बगावत का भी डाला गया है। ऐसे मुकदमा नहीं है जो हमारे ऊपर नहीं काटा गया हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया असद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। और यकीन तौर पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो असद साहब हमें गालिबन उनसे आगाह करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो इसके ऊपर यकीन तौर पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर तो तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है या तो वो अंडरग्राउंड है तो क्यों है, और ऐसे क्या मामलात हुए हैं और ऐसे कौन से अवामिल हैं जिन्होंने इनको अंडरग्राउंड रहने पे मजबूर किया। और जो लीडरशिप इस वक्त जेलों में मौजूद है, मुकदमात उनके ऊपर जिस अंदाज से बनाए जा रहे हैं, जिस नौयत के बनाए जा रहे हैं, अगर तो वो उसके ऊपर शवाहिद हैं और मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं तो फिर तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए और इन शवाहिद की रोशनी में इनके ऊपर आगे की कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें ऐसा अंसर पाया जाता है कि महज पॉलिटिकल मामलात को देखते हुए ये मुकदमात कायम किए गए हैं तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में वैसे कोई नई बात तो नहीं, लेकिन फिर कहना होगा कि क्या 2023 में भी हम उसी सियासी रविश पे चल रहे हैं जो 1980-1990 की दिहाई में देखी जाती थी? ये एक बड़ा सवाल है। यहां पे ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी भी यौम आज़ादी मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आती है। बात करें पाकिस्तान के तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी बिरादरियाँ बसती हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती हुई हैं। ये बात तो कहनी होगी कि पाकिस्तान में तमाम तर कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम तर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हमआहंगी के साथ रहते हैं और ये भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है जो शायद पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में कम ही नजर आती है। यौम आज़ादी के मौके पे पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरियों की जानिब से भी कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं। मुतालबात क्या है वो जानने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें अदील खोकर साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट एसोसिएशन के। इनसे जरा बात करेंगे कि इस वक्त अक़लियती बिरादरियों की क्या तैयारी है और वो यौम आज़ादी के हवाले से क्या मुतालबात करना चाहते हैं हुकूमत से। अदील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आपने भी हमें इस प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत दी
ताकि हम भी अपने जश्न आजादी के हवाले से, मिनोरिटी के हवाले से अपने मसाइल को उजागर कर सकें आपके प्रोग्राम के तासुब से। सबसे पहले मुनीर भाई के जश्न आजादी से पहले हमारा एक त्योहार है मिनोरिटी का 11 अगस्त, जो पूरे पाकिस्तान में मिनोरिटी डे सेलिब्रेशन होता है जी। तो उस हवाले से मेरी हुक्मरान से, तमाम पाकिस्तान में बसने वाले सियासी जमातों से गुजारिश है कि देखें मिनोरिटी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। जैसे कि दूसरे ममालिक में जिस तरीके से मिनोरिटी के साथ सलूक किया जाता है, पाकिस्तान में मिनोरिटी को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है और उनके हकूक की जंग लड़ी जाती है। मगर हमें अफसोस होता है कि हमारा मिनोरिटी त्योहार है 11 अगस्त, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई सेमिनार या कोई आम तातील का ऐलान नहीं किया गया। तो आदिल साहब, आप मतलब इस त्योहार में क्या होता है, इस दिन के हवाले से जरा बता सकें लोगों के, दिन किस मुनासबत से मनाया जाता है, इस दिन में जो तकारीर की जाती है उसमें क्या पैगाम दिया जाता है, अगर वो बता सकें आप। ये दिन हमारा जो त्योहार पाकिस्तान में हमें एक मखसूस दिन दिया गया है कि मिनोरिटी डे, ये अकलियत अपने आप को शो ऑफ कर सके मुल्क पाकिस्तान में, कि मुल्क पाकिस्तान का अकलियत भी एक हिस्सा है। तो इस त्योहार के हवाले से हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, और रैलियां वगैरह नकाद किया जाता है रैलियों का। तो इस हवाले से हमारी सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमें आम तातील का ऐलान किया जाए ताकि इस त्योहार को जोशो जज्बे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सके। और ये जब ये त्योहार, जब आप जो बता रहे हैं कि अगर इसमें तातील होगी, लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर सकेंगे, बल्कि मैं तो समझता हूं कि अगर माइनॉरिटीज के हवाले से अगर ये दिन है तो तमाम तर लोग इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज कहने को तो एक अल्फाज जरूर है, लेकिन सारे लोग, सारी बरादरी के लोग, सारे मज़ाहिब के लोग हमारे मुल्क का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि मैं हूं या आप, हम सब बराबर हैं, तो इसको तो सब मिलकर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी हवाले से तो पूरी मसीही बरादरी का यही मुतालबा है कि 11 अगस्त का आम तातील का ऐलान होना चाहिए। अच्छा, इस मुल्क पाकिस्तान में तमाम मजहब एक मिनोरिटी डे सेलिब्रेशन कर सके और मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती कर सके। ये आप बिल्कुल, मसीह बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, पाकिस्तान में हम सबके साथ मेरे ख्याल से यकसा तौर पे सलूक रखा जाता है, और ये हमारे मुल्क की एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सारी कौमें मिलजुल के रहती हैं। लेकिन आदिल साहब जरा ये समझाइएगा कि जो माइनॉरिटी डे है, अगर इस पे आम तातील ना हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके अलावा क्या हो सकता है, क्या कोई प्लान बी भी आपने तजवीज किया, आपने हुकूमत को इस हवाले से कोई खत लिखा? देखिए 3 अगस्त को मैंने हुकूमत से पाकिस्तान को एक दरखास्त लिखी थी जिसमें मिनोरिटी के आम तातील के हवाले से, और दूसरा हमारा जो बी है, प्लान बी है, उस हवाले से सन 2000 में हमारे वोट डालने पे हमें अपने कैंडिडेट को हुकूमती नुमाइंदे तक पहुंचाने के लिए हमारे पे पाबंदी लगाई गई। सन 2000 में हमें वोट का हक हमारे से छीन लिया गया। हमें एक मखसूस नशिस्त दी गई जो एक डमी के तौर पे तीन असेंबलियों या वफाक में असेंबली में मखसूस नशिस्त डमी के तौर पे बैठती है। तो अगर हमें हमारा वोट का हक दिया जाता तो हमारे जो नुमाइंदे थे वो हमारे हकूक की जंग खुद लड़ सकते हैं असेंबलियों में। लेकिन आदिल साहब, आपके जो नुमाइंदे हैं, ये तो फिर एक मुस्बत पहलू उसमें ये भी है ना कि कम से कम एक आपकी बिरादरी की नुमाइंदगी के लिए कोई फर्द वहां पे जरूर मौजूद होगा। वो तो कानून में एक अच्छा भी, एक लिहाज से अच्छी तरमीम भी है कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन हर हाल वहां पे होगी। जैसे कि पहले 2003 में हमारे आईटी मिनिस्टर थे, हमारे पास एक वजारत थी मिनोरिटी की, एक वजारत थी आईटी मिनिस्टर यकूब इलियास। उन्होंने पाकिस्तान के सिंध में बहुत अच्छा अपनी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया था। सही है, उसने सिर्फ मिनोरिटी नहीं, उन्होंने तमाम जमातों को इस पे शामिल करते हुए एक अच्छा कदम उठाया। तो इस हवाले से जो उसके बाद हमारे पे पाबंदी लगाई गई, हमारा कोई नॉमिनेट कैंडिडेट नहीं पहुंचा असेंबलियों में। सही। अच्छा, ये बताइएगा, अभी यौम आज़ादी का अभी एक त्यौहार आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में इसको बड़े अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी बसते हैं। लेकिन इसमें सबसे एक अहम बात यह है कि माइनॉरिटीज इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और आपकी जो शराकत है उसको पूरी दुनिया में बहुत गहरी निगाह से देखा जाता है। तो जरा मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान भले बड़े सारे मामला से गुजरा हो, माइनॉरिटीज के हवाले से आपको क्या महसूस हो रहा है? पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, और
यौम आज़ादी के हवाले से आप लोग की तैयारियां कैसी हैं? यौम आजादी की तैयारियां तो जोशो जज्बे से जारी हैं, और जो तहफुज़ात है वो मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारे दोस्त ममालिक में मिनोरिटी के साथ जो सलूक किया जाता है, पाकिस्तान में मिनोरिटी को बहुत ही अच्छा तरीके से सेलिब्रेशन करने की आजादी है। अपने त्योहार आजादी के साथ वो मना सकते हैं। और रही बात जश्न आजादी की, तो वो तमाम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जश्न आजादी की तकरीबात चर्चिस में अदा की जाती है। चर्चिस में बाकायदा परचम कुशाई की जाती है, मिठाइयां तकसीम होती हैं, रैलियों का नकाद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपका मौका आ गया। गालिबन आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के हवाले से जो एक बड़ा मासूम सा मुतालबा है, इसको भी हुकूमत की जानिब से देखा जाएगा। और माइनॉरिटीज अगर अपने माइनॉरिटी डे के हवाले से कुछ मामलात को चाहती हैं हुकूमत की सतह पे कि उसको एड्रेस किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये किया जा सकता है। अगर वसी पैमाने पे ना सही तो महदूद पैमाने पे ही सही, इस पे कुछ ना कुछ गुंजाइश जरूर निकाली जा सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के परचम को देखें तो जो सफेद रंग है वो पाकिस्तान में उन अक़लियती बिरादरियों की अक्कासी करता है जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे। याद रहे कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक हमेशा पाकिस्तान के हवाले से जब भी तारीख में बताया जाता है या पढ़ाया जाता है तो उसमें बात हमेशा कही जाती है कि पाकिस्तान, ये जो खित्ता है, ये जो जमीन का टुकड़ा है, इसको इसलिए हासिल किया गया था कि यहां पे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम तर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मजहब का बहुत आज़ादाना तरीके से उसमें वो काम कर सकें, अपने ज़िंदगी के मामूलात को अंजाम दे सकें और मज़हब के हवाले से जो उनकी रसूमात हैं वो भी अंजाम दे सकें। और यही हम देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा और खुशगवार माहौल है कि यहाँ पे आपको ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना किसी और बिरादरी की बात करें, सिख बिरादरी की बात करें, तो आपको यहाँ पे कोई इस तरह का एक सेपरेशन नजर नहीं आती, एक जोड़ नजर आता है, एक भाईचारा नजर आता है। और अक्सर ये देखने में आता है कि पाकिस्तान में जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के त्यौहार होते हैं तो उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब ईद होती है उसमें हिंदू, क्रिश्चियन वो बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं। और सारे मज़ाहिब जितने भी त्यौहार हैं, सिखों के हवाले से जो मामला हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान में एक खास मुकाम है सिखों के हवाले से, क्योंकि शायद उस अंदाज से दुनिया को नहीं पता, लेकिन सिखों के हवाले से भी पाकिस्तान में एक बड़ा नरम गोशा रखा जाता है। और लाहौर, ननकाना साहब, ये शायद ये ऐसी मिसालें जो किसी से छुपाई नहीं जा सकती। तो उम्मीद करते हैं ये जो मासूम सा मुतालबा है इसको जरूर देखा जाएगा। और ये जो ख्वाहिश है हमारी मसीह बिरादरी की या माइनॉरिटीज की, इसके ऊपर हुकूमत वक्त कुछ जरूर काम करेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर में इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।